गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वॉइस क्लियर है? ओके। ठीक। कल के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को? लास्ट के जो दो क्वेश्चन बचे थे। हो गए थे। चलो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2019 का ही एक पेपर असम में हुआ था 27 दिसंबर को। जब अभी 3 दिन से कर रहे थे वो था 15 दिसंबर वाला पेपर। एक असम में भी हुआ था, तो आज उसको स्टार्ट करते हैं। और उसके पार्ट बी के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और 10 क्वेश्चन तो मिनिमम कोशिश करेंगे कि आज हो जाएं, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो मैं पिक करता हूं हमेशा, कि जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर में जो मुझे लगता है जो आप सब कर सकते हो, जिसको गलत करके आप मेरिट से बाहर हो सकते हो, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए, वैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे फिर हम देखेंगे कि और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो किए जा सकते हैं एग्जाम में वैसे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी रहिए। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। 27 दिसंबर को हुआ था पेपर, ये असम में। ठीक है। तो पार्ट बी का क्वेश्चन है, द सेकेंड ऑर्डर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ई टू एस टू पावर एक्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इज इक्वल टू जीरो इज। पूछ रहा है बाद में। एलिप्टिक है इनसाइड द यूनिट सर्कल विथ सेंटर जीरो जीरो। हाइपरबोलिक है आउटसाइड द यूनिट सर्कल विथ सेंटर जीरो जीरो। इलिप्टिक आउटसाइड द यूनिट सर्कल विथ सेंटर जीरो जीरो। और लास्ट में बोल रहा है पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और आप सभी को पता है कि सेकेंड ऑर्डर पीडी के क्वेश्चन लगभग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। रिकॉर्डिंग होगी लास्ट क्लासेस की भी रुस्कार की। तो देखिए जरा, ट्राई कीजिए। 2 मिनट पार्ट बी के क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं आप सभी लोगों को अपना ब्रेन यूज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और मेरे सॉल्व करने से आपको तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप ट्राई कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। आंसर डायरेक्ट में कमेंट कीजिएगा जिसको आ जाए। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं सेकंड ऑर्डर पीटी के। गुड इवनिंग मीमांसा जी, विनोद जी। नहीं पहुंचेगा कोई अभी आंसर पर? लास्ट 30 सेकेंड्स। एक आंसर आया मीमांसा जी का। मीमांसा जी एक्सप्लेन कीजिए तब तक, कैसे अप्रोच किया आपने। एक आंसर आसमा जी ने आंसर दिया। हाँ मीमांसा जी। सर सेकेंड ऑर्डर पीडी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, आर आर प्लस एस एस प्लस कैपिटल टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो सर वहां से मैंने कंपेयर किया, जहां पर मेरा कैपिटल आर होता है वो जो कोफिशिएंट होता है यू एक्स एक्स का, यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू हो गई ई टू द पावर एक्स और कैपिटल टी की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। एस की वैल्यू है सर जीरो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई।
हम्म। अब सर हम्म। x² - 4rt निकाल लिए सर, वो आएगा -4 e⁻x, फिर x² + y² - 1। ये क्या आ जाएगा? -4 e⁻x और x² प्लस y² - 1। हाँ ठीक है, सर। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे? सर यहाँ पर रख के देख ले सर, बोल रहे हैं कि इलिप्टिक इनसाइड द यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट दिस ना। तो सर जैसे अगर इनसाइड द सर्कल हुआ तो सर x² + y² की जो वैल्यू होगी वो <<1 होगी ना। तो यहाँ से सर ये निगेटिव, बाहर भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वो हाइपरबोलिक हो जाएगा इनसाइड। तो इसलिए फर्स्ट इनसाइड। इनकरेक्ट होगा। हाँ, हाँ सर, इनसाइड के लिए ये आ, हाइपरबोलिक बन जा रहा है। ये <<0 हो जाएगा, ठीक है। तो तो हाइपरबोलिक हो जाएगा, इनसाइड हाइपरबोलिक ना। तो यहाँ हाँ कह रहा सर। आउटसाइड हाइपरबोलिक, गलत। आउटसाइड, यहाँ पे बोला इनसाइड इलिप्टिक, तो ये बोल सकते हैं क्या इनसाइड इलिप्टिक? मानसा जी। नहीं सर, इलिप्टिक के लिए तो निगेटिव होना चाहिए ना, x² - 4rt की वैल्यू। ये तो पॉजिटिव हो जा रहा है ना, बाहर भी निगेटिव और अंदर का भी सर निगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। वेरी वेरी गुड, ठीक है। मीन्स इसका अपोजिट जब देखेंगे तो हमें मिलेगा और सर फिर कह रहा है आउटसाइड। इलिप्टिक आउटसाइड द यूनिट सर्कल। अगर सर आउटसाइड द यूनिट सर्कल है तो सर x² + y² जो होगा वो >1 होगा। मतलब सर x² + y² - 1 है वो जो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब बाहर से निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, इसलिए ये इलिप्टिक हो जाएगा आउटसाइड। और सर पैराबोला हर एक्स वाई के लिए नहीं होगा सर, जगह जो हाँ, बाउंड्री पॉइंट्स के एक्स वाई है सर उसी पे केवल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है कुछ? पूछ सकता है अभी। ये तो बहुत अच्छे से बताया मीमांसा जी ने। हेलो सर, ये हाँ, इनसाइड एंड आउटसाइड एक बार क्लियर कर दीजिए सर। ये जैसे इलेक्ट्रिक तो हो गया, क्लियर है, लेकिन सर इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे इसको करेक्ट कर रहे हैं हम? जो सेंटर जीरो जीरो पर एक सर्कल आप बनाओगे ना यूनिट लेंथ का, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + y² = 1। ठीक है। यस सर, यस सर, मीन्स ये सर्किल की तो बाउंड्री हो गई ना, यस सर, ये =0 पर। तो जब इनसाइड की बात करेंगे तो अंदर के पॉइंट होते हैं, मीन्स ये वैल्यू <<1 होगी, तब इनसाइड। नहीं, जब अंदर का यस कोई सर, पॉइंट सेंटर से ले लेंगे तो उसकी वैल्यूज <<1 आ जाएगी, यही तो मतलब हुआ। यस सर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? x² + y² -1 <<0। ये क्या इनसाइड के पॉइंट बताएंगे। ठीक है। और यही अगर >0 हो जाएगा तो आप आर्बिटरी पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? यहाँ से रेडियस की दूरी। ठीक है। अगर अंदर का पॉइंट है तो रेडियस की वैल्यू इससे कम नहीं हो जाएगी। अच्छा, यस सर, ये सर समझ में आ गया। ये क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, सही है सर। हाँ, और जब बड़ा हो जाएगा तो बाहर के पॉइंट बाहर चला जाएगा। यस सर, यस। चलिए, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। काउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन लगभग आपको हर पेपर में मिल जाता है, कभी पार्ट बी में कभी पार्ट सी में। देखिए जरा, क्या लगता है आपको क्या आंसर हो सकता है? लेट R denote the set of real numbers and X be a non-empty set. Let Y be the set of all functions from R to X. ये कैपिटल X की बात। Which of the following is true? अब कैपिटल R की तो कार्डिनलिटी आपको पता है, X की कार्डिनलिटी के हिसाब से आप सोच सकते हो। रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐप पे मिलेगी।
नीलेश जी ने बताया आंसर। 30 सेकंड और देखते हैं, बाकी लोग ट्राई करो। नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए। हेलो सर। हम्म। सर यहाँ पे ऑप्शन वन में बोला है कि x इज फाइनाइट देन y इज काउंटेबल। सर तो हम x को मान सिंगलटन लेते हैं। हम्म। नहीं सर, मतलब टू एलिमेंट्स से लेते हैं सर, a और b। हम्म। सर तो यहाँ से फाइनाइट है x, बट इसका y निकालेंगे तो वो टू की पावर में आएगा सर, टू की पावर c। वाई की जो कार्डिनैलिटी होगी, वाई फंक्शन कैसा होगा? वाई कलेक्शन होगा ना। ऑल फंक्शन फ्रॉम r to x। वाई विद सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर टू एक्स। तो आर टू एक्स में फंक्शन होगा, तो इसकी कार्डिनैलिटी टू है, इसकी सी है, तो टू की पावर सी कार्डिनैलिटी आ जाएगी ना। यस सर। तो कह रहा है इफ एक्स इज फाइनाइट देन वाई इज काउंटेबल, गलत बात। ठीक है। सर फोर बी सी से डिस्कार्ड हो जाएगा। वाई इज अनकाउंटेबल, वाई इज अनकाउंटेबल देन एक्स इज अनकाउंटेबल, हाँ बिल्कुल। इसके बाद सर सेकंड के लिए सिंगलटन ले लीजिए। एक्स के लिए एक ही एलिमेंट ले लो, तो यह इसकी वन की पावर सी हो जाएगा ना। यस सर, मतलब वन ही है। मतलब एक ही कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, तो यहाँ कह रहा है कि इनफाइनाइट, गलत। तो एक ही बच गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? चले आगे। चलिए। सर सी वाला ऑप्शन दिखाइए। सी में कह रहा है वाई इज इनफाइनाइट देन वाई इज अनकाउंटेबल। अगर वाई इनफाइनाइट है तो वो अनकाउंटेबल ही होगा, बिल्कुल। देखो वाई के लिए दो ही तो पॉसिबिलिटी आई। अगर एक एलिमेंट एक्स में ले लोगे, एक सिंगलटन एलिमेंट, तो क्या बनेगा? वाई की कार्डिनैलिटी वन आ जाएगी, मतलब काउंटेबल। और अगर दो एलिमेंट ले लोगे, मतलब एक से ज्यादा, जैसे दूसरा एलिमेंट भी करते हो, तो अनकाउंटेबल हो जाता है ना। सर हम्म। अनकाउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, सर ये मतलब काउंटेबल ये क्या होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? कहाँ पर? सर जैसे मैं पूछ रही हूँ कि अनकाउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स, ये क्या होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल। अनकाउंटेबल प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन कैसे करोगे? वो डिफाइन करो, फिर इसके बाद बताते हैं। सर जैसे मान लेते हैं हम, जो मेरा एक्स है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी एल एफ नॉट हो गई, और सर एक्स की आर की कार्डिनलिटी सी हो गई, तो मतलब एल एफ नॉट इंटू एल एफ नॉट इंटू एल एफ नॉट सी टाइम्स, मतलब अनकाउंटेबल टाइम्स ना। सर ये वैल्यू सी आएगी कि एल एफ नॉट आएगी, क्या आएगी ये? वो ज्यादा वाली लेते हैं ना। आप अलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट ऐसे बोल रहे हो ना। हाँ सर कितने? सी अनकाउंटेबल था। टाइम्स। सी टाइम्स, तो जितने टाइम्स है अलिफ नॉट की पावर सी हो जाएगा ना। और तो हाँ अलिफ तो नॉट ये की क्या पावर, आएगी, तो सी आएगी। टू की पावर सी आएगी। सी से बड़ी आएगी। सर एल एफ नॉट की पावर सी टू की पावर सी होगी ना? हाँ, अलिफ नॉट की पावर सी या टू की पावर सी बराबर है। यहाँ तक कि सी की पावर सी तक या टू की पावर सी लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर।
चलिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ओवर आर। इजी सा क्वेश्चन है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा। अनकाउंटेबल होगी, सी भी अनकाउंटेबल, टू की पावर सी भी अनकाउंटेबल, उसके ऊपर सब अनकाउंटेबल, बट हमें ये देखना पड़ेगा, कई बार कंपैरिजन पूछ देते हैं ना, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सी के बराबर नहीं बोल सकता है, नीलेश जी, जो पूछा था मीमांसा जी ने। एक आंसर आया इसका। ऑप्शन वन, गीता जी बताइए। सर जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारे इसकी जो आइगन वैल्यू होगी, एक आइगन वैल्यू 3 होगी और एक आइगन वैल्यू 0 होगी, जिसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। सर ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल भी होती है, तो इसके जो मिनिमल पॉलीनोमियल होगा वो x इंटू एक्स माइनस 3 होगा। तो सर यहाँ से हमें जो जीरो के करस्पॉन्डिंग जो पहला मिनी जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा वो ऑर्डर 1 का मिलेगा, और 3 के लिए भी हमें 1 का मिलेगा। तो बाकी हमारा फिर 0 के लिए एक और ब्लॉक मिलता है। जिसकी ऑप्शन सारी एलिमेंट वन होती है उसकी एक होती है ऑर्डर के बराबर, या ऑर्डर के बराबर थ्री होगी, बाकी जीरो होती है, और डायगोनलाइजेबल भी होती है, तो बस यही बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी ये तो नहीं होगा, ये आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, मेरे यहाँ आज एक काफी नीचे फंक्शन में बहुत शोर हो रहा है, आप लोगों को तक ही पहुंच रही क्या आवाज? डिस्टरबेंस है क्या आप लोगों को? नो सर। चलो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है मेरे सर पे सारे तांडव कर रहे हैं। बहुत तेज डीजे म्यूजिक है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो लालच आ जाता है कि कैसे भी सही करना है ना, तो लालच में ना पड़ते हुए सही करिए आप लोग। लास्ट 30 सेकेंड्स। विनोद जी क्या सोच रहे हैं बताइए, क्या लग रहा है आपको?
क्वेश्चन देख के क्या लगा? सर ए बी यहाँ पर इन्वर्टेबल है, दे रखा है सर, ए और बी इन्वर्टेबल है। हम्म, ठीक है। और उसकी एंट्री जो आ रहे हैं सर वो रियल नंबर से आ रहे हैं। हम्म, और ए बी को बोल रहा है डायगोनलाइजेबल है, जिसके एगेन वैल्यू लेमडा वन लेमडा टू दे रखा है सर। तो यहाँ पर ये ए बी अगर डायगोनलाइजेबल है तो सर ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी डायगोनलाइजेबल होगा। सेकेंड ऑप्शन सर। हम्म, और सर बी ए बी अगर इन्वर्टेबल है तो सर बी ए इन्वर्टेबल हो ये भी जरूरी नहीं है सर। हम्म। सर फर्स्ट सेकंड तो डिस्कार्ड विद द एग्जांपल ले सकते हैं सर हम इसमें। सर इसकी प्रॉपर्टी भी है सर मैट्रिक्स की। हम्म। कह रहा है कि नॉट और एक ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, कौन सा? मतलब तीन स्टेटमेंट इसमें ऑलवेज ट्रू होंगे। बात समझ में बी आई? ए तो बी ए तो इन्वर्टेबल हो गई ना सर, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हाँ, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ये ऑफ बी होता बिल्कुल सही बात है गीता जी, पहला तो होगा ना। अगर ए बी इन्वर्टिबल है और बी ए डायगोनाइजेबल है तो इसकी डिटर्मिनेंट दोनों की नॉन जीरो हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में खुल जाता है, नॉन जीरो होगा सर। तो दोनों नॉन जीरो आ जाएंगे नहीं। बिल्कुल। ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ऑलवेज की बात कर रहा था, ये ऑलवेज इन्वर्टिबल होगा। विनोद जी क्लियर हुआ ये वाला ऑप्शन? यस सर, मैंने थोड़ा अलग सोच लिया सर उसको। हम्म। और ए बी बी ए के बराबर होगा। सर ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। इसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एंट्रीज चेंज हो सकती है ना। हर एक एंट्री की बात कर रहा है। हाँ, ये डायगोनाइजेबल है तो ये भी डायगोनाइजेबल होगा। आइगन वैल्यूज तो बराबर होती है, रिजल्ट है। ठीक है ना? तो ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा। सर ये नॉन जीरो होते हैं तब इक्वल होते हैं ना। कौन सा वाला? आइगन वैल्यू। सर ए बी की आइगन वैल्यू लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन है। हाँ, तो बी ए का आइगन वैल्यू लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन होगा, जब ये नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो तो होंगे, यहाँ पर ऑर्डर सेम है ना सब दोनों का, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ये नॉन जीरो के केस में भी सही होगा, जीरो के केस में भी सही होगा। अगर ऑर्डर डिफरेंट होता तब नॉन क्योंकि जीरो की बात करते हैं। इन्वर्टिबल है इस कारण तो जीरो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर इस वजह से बोल सकते हो। बट अगर यहाँ पर ऑर्डर सेम दे रखा है ना दोनों मैट्रिक्स का, तो नॉन जीरो मैट्रिक, वैसे आप जनरल में नॉन जीरो याद रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ तो इन्वर्टिबल दे भी रखा है। नहीं तो कई बार ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर अलग होता है, जैसे 2x3 और 3x2 की मैट्रिक्स दे दी गई, तो यहाँ पर जब ए बी करोगे तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है। और बी ए करोगे तो 3x3 की बनेगी। तो यहाँ पर अगर दो मैट्रिक्स, इसकी दो आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो इसके पास भी दो ही नॉन जीरो होंगी। लेकिन हो सकता है इसके पास एक जीरो और एक नॉन जीरो हो, तो इसके पास एक जीरो और दो नॉन जीरो, दो जीरो और एक नॉन जीरो ऐसे हो जाएगी। तो जीरो वाली एक बराबर भी होगी, तो ऐसी केसेस पॉसिबल है। तो ऑर्डर भी मैटर करता है, वो भी ध्यान रखिएगा। नीलेश जी। यस सेम। ठीक। चलिए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और अगर आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है शायद डायरेक्ट बता दोगे, और उसमें इतना देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, देखिए जरा।
हम्म, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। गीता जी बताइए। सर ये मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल यूज होगा यहाँ पे कि अगर फंक्शन की जो वैल्यू है वो बाउंड्री के अलावा इनसाइड पे हमें मैक्सिमम देता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे 1/2 को भी हमें सेम वही वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है कि मिनिमम मॉडुलस, या और कोई थ्योरम? मुझे याद नहीं आ रहा है बट अब ये कांस्टेंट फंक्शन मिल जाता है। तो उसका कन्वर्स हो गया, है ना? सर मैं इसका एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रही। देखिए, मैक्सिमम मॉडुलस या मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो वो यही बताता है कि किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू होती है, डोमेन, डोमेन की भी बात करते हैं। डोमेन दे रखा है डी, डी से सी की बात कर रहा है ना, ये ऑलमॉर्फिक है। तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बाउंड्री पर मैक्सिमम होगी और बाउंड्री पर ही मिनिमम होगी। लेकिन मिनिमम वाले केस में एक चीज और होती है कि जो F0 होता है वहां पर जीरो, मतलब डोमेन के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन साथ में होती है ये। और ये पॉइंट को क्या, डोमेन के इनसाइड के पॉइंट, जेड बिलोंग्स टू डी इनसाइड, तो उसके किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी बोलते हैं। अगर जीरो उसके अंदर इंक्लूड है तो, अगर जीरो इंक्लूड नहीं है तो बात अलग है। तो F0 इज इक्वल्स टू जीरो होगा और कहीं पर जीरो नहीं हो सकता। तो F0 की वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट मिल गई तो इसका मतलब फंक्शन अंदर भी क्या हो गया, अंदर भी वैल्यू दे रहा है कुछ पॉजिटिव। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाए। तो ये कॉन्ट्रेरी हो गया, ठीक है। हाँ, तो कांस्टेंट ही होगा फिर। और जो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है ना, वो ये बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पर मिलती है, मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पर मिलती है, ये बोलता है। यहाँ हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के अलावा एक मैक्सिमम मॉडुलस और मिनिमम मॉडुलस थ्योरम्स भी हैं, और ये उस थ्योरम का कंट्रेरी है, ठीक है गीता जी। Yes. चले आगे, सभी को क्लियर है? तो ये वैल्यू देखो F0, जीरो कहाँ है, डोमेन के अंदर है, ये डोमेन के अंदर का पॉइंट है और अंदर के पॉइंट पर ये वैल्यू दे रहा है। तो अभी ये वैल्यू क्या हो, तभी पॉसिबल है जब कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट कहाँ मिल रहा है, बस इसी पर मिल रहा है, बाकी गलत। ऑप्शन इस तरह से बना देंगे आपको लगेगा कि छोड़ के चले जाओ। नहीं, थ्योरम तो आप पढ़िए मीमांसा जी, अगर डाउट है तो एक बार पढ़िए, है ना। फिर से क्वेश्चन आएगा तो हम फिर से बताएंगे। थ्योरम बस ये बोलती है कि जो फंक्शन की वैल्यूज होगी, देखो यहाँ डोमेन पर डिफाइन करोगे आप, ये डोमेन है, ये फंक्शन की वैल्यूज है, ये एफ एफ ऑफ जेड है। तो कह रहा है कि फंक्शन डोमेन पर जब फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो ये जो डोमेन की बाउंड्री है, इसके बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पर मैप होते हैं, इनसाइड के पॉइंट ही इनसाइड पर मैप होते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग। और अगर किसी अंदर के पॉइंट की वैल्यू आपको बाउंड्री पर मिल गई है नॉन जीरो, जीरो की वैल्यू अंदर की वैल्यू बाउंड्री पर मिल गई, इसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट है, हर जगह हर पॉइंट पर वही वैल्यू देगा, हिमांशा जी, ठीक है। स्टेटमेंट यस सर। जाके एक बार दोनों का आज रीड कर लीजिएगा। इतना ही तो टास्क दिया है आप लोगों को कि जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो दोबारा पढ़ लो, फिर दोबारा क्वेश्चन जब आएगा तो डिस्कस करो। लिखा है यहाँ पर सारा कुछ, ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखा है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए among the following does fz is equals to az plus 2 upon 3z plus 1 map the upper half plane to h?
इसका एक शॉर्टकट भी है, वहां से भी कर सकते हो। नीलेश जी बताइए। फिर इसमें एक रिजल्ट होता है ना कि AD माइनस BC ग्रेटर देन 0 होता है, तो अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ पे मैप करता है। हम्म। सर तो मैंने A की वैल्यू 1 रख दिया, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब AD माइनस BC नेगेटिव आ रहा सभी के लिए। है। ऑप्शन 1 के लिए सर A की जगह 1 रखा था। A-6 इज ग्रेटर देन 0, तो A इज ग्रेटर देन 6 ये होना चाहिए। 6। तो ये यस सर। तीन ऑप्शन गलत हो गए। तीन ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए इसको सही कर देंगे। यस। ठीक है। हाँ, तीन ऑप्शन इसमें गलत हो रहे हैं, इसलिए एक सही कर रहे हैं। सर हाँ। सर इस वाले में जो ये रिजल्ट है ना, इसी का यूज करके निकाले। क्या सर ऐसे नहीं रहता कभी कि ऑप्शन में मान लीजिए सर 7 भी रहे 8 भी रहे, तो तो दोनों सही दोनों होंगे। सही हो जाएगा। और क्या, दोनों सही होंगे अगर मल्टीपल चॉइस में होंगे तो। आपको मैप मिल जाएगा एक। हम्म। सर ये लोअर के लिए भी रिजल्ट ये सेम ही है ना? हाँ, लोअर के लिए भी है। लोअर टू लोअर, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, ऐसा भी है। चलिए। ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है। लेट अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर अल्फा, 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा, इस तरह से दे रखा। गीता जी सॉल्व हुआ? विनोद जी बताइए। इस हेलो तरह का सर। क्वेश्चन आगे भी आया था, फिर पार्ट सी में, यहाँ जैसे पार्ट बी में पूछा है दिसंबर में, तो फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आया था। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आगे भी देखने को मिला था। बताइए। सर मैंने तो यहाँ अल्फा ग्रेटर। हाँ। हेलो। विनोद जी वॉइस कट रही। हाँ बताइए। हाँ सर, यहाँ पर अल्फा ग्रेटर पुट कर दिया, जो अपना दे रखा था सर 1/n⁻α+1, तो यहाँ पर 1/n² हो जाएगा, और सर ये 1+2+ डॉट डॉट सो वन करके n हो जाएगा। तो सर इसका 1 टू नेचुरल नंबर बन जाएगा, सम इसका कर लेंगे तो सर ये हो जाएगा n/2 1+n। इसको सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ हाफ आ जाएगा।
तो हाफ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव भी है और स्ट्रिक्टली लेस देन वन भी है सर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी। अल्फा इक्वल टू 1 के लिए। यस सर। चलिए मैं समझा देता हूँ बिल्कुल। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाओ बिल्कुल नया दिख रहा है आपको, ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन 0 या बीटा ग्रेटर देन 0 समथिंग, जहां पर आप अपने मन से चूज करके वैल्यू रख सकते हो। तो आप ये एग्जाम्पल पिक कर रहे हो अपने मन से, ठीक है। तो हम ग्रेटर देन 0 के लिए सबसे छोटी वैल्यू से देखेंगे और ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है। सी का होता तो कुछ और कॉन्सेप्ट सोचते। हाँ हो सकता है एक से डिस्कार्ड हो जाए सारे, आपकी किस्मत अच्छी है तो। लेकिन एग्जाम में जब दिमाग नहीं लगता ना, तो सबसे छोटी से चलो और वो रास्ता पकड़ के चलो, ठीक है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अल्फा सी वैल्यू जो सबसे पहले ग्रेटर देन 0 आएगी, वो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा हो सकता है, इस वजह से लग रहा हो। अदरवाइज आपको अल्फा की वैल्यू 1 ले लेनी है, ठीक है, जब पहली बार क्वेश्चन दिखे। और 1 लेने के साथ ही आप जो है इसकी उसको सॉल्व करो लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 1/n²। और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 की पावर अल्फा, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर अल्फा, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n तक जाएगी, ठीक है। और ये समेशन आपको पता है कैसे खोला जाता है, 1/n², ये होता है n+1/2, ये होता है, ठीक है। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और 1+1/n। और जैसे लिमिट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 + 0 दैट इज 1/2। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए हमने अल्फा चूज किया, जी ग्रेटर देन 0, और ये लिमिटिंग वैल्यू निकाली, 1/2 आ गया। ये कह रहा है इन्फिनिटी होगा, गलत। इक्वल टू 0 तो नहीं आया, गलत। कह रहा है इक्वल टू 1, वो भी नहीं आया। कह रहा पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब किसी को डाउट लगेगा कि पॉजिटिव तो बोल रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 क्यों बोल रहा है। क्योंकि अगर आप इसको आगे तक ले जाओगे ना, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। कोई ये सोचने लगे अल्फा जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो क्या, अल्फा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब की बात कर रहा है कि पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। लेकिन इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अल्फा एक रियल नंबर है और रियल नंबर इन्फिनिटी तो होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर ये बहुत ही, इंटीग्रल सम से भी कर सकते, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रल सम भी यूज कर सकते, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो ये बिल्कुल लेमैन अप्रोच है, बिल्कुल बच्चों वाला, कि इस तरह से अप्रोच कर सकते हो एग्जाम में और मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चले आगे। गीता जी अभी डाउट है क्या? नो सर, क्लियर है। देखो मैंने 2 के लिए भी सॉल्व किया है, और जैसे 2 के लिए सॉल्व किया तो ये आ गई 1/3, 1 के लिए 1/2, 4 के लिए करोगे तो 1/4, ऐसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग कर सकते हो, इसको ट्राई करो। विनोद जी बताइए। हेलो सर। हम्म। ये जो पोलिनोमियल दे रखा है सर, इवन डिग्री पोलिनोमियल दे रखा है सर।
और इवन डिग्री पोलिनोमियल में सर जैसे यहाँ पर एक्स पावर मिनिमम अगर लिया जाए तो 2 तो होगा ही, मतलब इवन एक्स की पावर। तो सर यहाँ पर फर्स्ट कह रहा कि नीड नॉट हैव अ रियल रूट, तो सर पॉलिनोमियल के तो रियल रूट होंगे ही होंगे। क्यों? ये ले लो, है रियल। टी स्क्वायर प्लस 1। नहीं है ना? सर सर ए नॉट इक्वल टू मतलब लेस देन 0 होना। पता है मुझे, लेकिन उन्होंने जो कंडीशन बोली मैं वहां तक की बात कर रहा हूँ। ये सर मैं ठीक है। यही सोच रहा था, यहाँ पर ए नॉट जो है सर ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसी को मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था सर इसको लेकर। हाँ, तो ये चीज है ना, होती तो नहीं होता। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बस दिया गया था। यस सर। चलिए, ये शायद आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। चेक करते हैं कितने लोग कितनी फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, नीलेश जी ने आंसर दिया अभी तक, बाकी लोग भी दो। ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन 1। गीता जी का भी आंसर आ गया। यही फॉर्मूला लगाया होगा आइलर्स इक्वेशन सभी ने, है ना? और बस जब बाद में आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पर ये मिल गया होगा। ठीक है। और जहाँ टी क्यूब का कोफिशिएंट देखोगे तो अल्फा और अल्फा अपॉन 12 टाइप का आ रहा है, तो इसके आगे अगर 9 भी सॉल्व करो तो आप देख सकते हो कि हमारा क्या आएगा, यही बचेगा, और कहीं टी क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो दे रखा है यहाँ आपको, यहाँ अल्फा नॉन जीरो दे रखा है। तो अल्फा नॉन जीरो है तो ये कोफिशिएंट वैसे ही मिल रहा है ना, और कहीं है भी नहीं। तो बड़ा आसान सा गेस था। चलिए, वैसे ये आज का 10वां क्वेश्चन है आई थिंक, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन अभी टाइम है तो हम और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे,
वो आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। एक पिछले बार अभी 2-3 दिन पहले भी आया था ना ये सैडल पॉइंट वाला, सैडल पॉइंट स्पाइरल स्टेबल। तो अगर सबने चार्ट रिवाइज कर लिया है तो ये क्वेश्चन आज सबको सही करना है। बहुत ही बढ़िया नीलेश जी, बहुत ही शानदार, बहुत जल्दी आंसर दिया। गीता जी का भी आंसर आ गया। मीमांसा जी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी सही आंसर दोगे जल्दी से जल्दी। गीता जी बताइए। सर मैंने इसके लिए एक जैकोबियन मैट्रिक्स बना रही थी। तो वो आ रही है 2x-2, 2y, 6x-1 और 3 और 3 3 आ। तो यहाँ पर 0 जो 0। क्रिटिकल पॉइंट है वो वैल्यू चल रही है x0 और y0। यहाँ पे -2 -3 आ रही है। तो यहाँ पर दो जो साइन है दोनों के अलग आ रहे हैं। एक निगेटिव एक पॉजिटिव है ना। तो एक कह रहा है लेफ्ट जाओ, एक कह रहा है राइट जाओ। तो सॉरी, इसी को टिक करना था इसको काट। सैडल पॉइंट है ना, बाकी गलत। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक दो क्वेश्चन और कर ले, रेडी है सभी लोग? Yes, sir. ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। बड़ा मतलब ये ट्विस्ट किया गया है बस। सभी का आंसर आना चाहिए, अभी तक नीलेश जी ने दिया है बस। गीता जी का भी आंसर आ गया। नीलेश जी बताइए। सर इसमें फॉस्फेट रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे। हम्म। सर इसका पोल्स देखेंगे तो प्लस माइनस आई आएगा।
सर ऑप्शन 1 एंड 2 तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया सर, क्योंकि 1 पे पूछ रहे हैं सर। ये दोनों मतलब इन साइड है मॉड जेड इक्वल टू 2 के, तो इस पे रेसिड्यू का फार्मूला लगा के अगर रेसिड्यू हम लोग आई पे निकालेंगे तो क्या आएगा, जेड लिमिट जेड टेंडिंग टू आई जेड माइनस आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई। ये कैंसिल आउट, एफ सर ये ऑफ हो जाएगा आई पर 2i। 2i। सर ठीक है। वैसे एक आएगा तो माइनस में आएगा वो वाला, माइनस आई पे। हम्म, ऐसे हो जाएगा। और यस इसको 2 पाई i से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर अपन पाई पहले से दे रखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इस करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को। हिमांशा जी, विनोद जी, आसमा जी, क्लियर है। यस सर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। ओके ओके। हम्म, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखो यहाँ जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 3 ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, 1/r क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन की पावर 1/n, तो ये लेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो जो आर ओ सी की बात कर रहे हैं वो ये आ जाएगा। और आर ओ सी के लिए क्या होता है, ये होता है कि ये हम बोलते हैं मॉड जेड माइनस वन इज लेस देन आर, इसको तो यहाँ पर रखेंगे उस चीज को, और जब रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, z-2i/3 की पावर 3 इज लेस देन 3 अब ये क्यों 3 पावर लगाया है, क्योंकि वहां पर 3n है, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ 3n है, तो हम n के लिए ही ये होता है, ये देखो n के लिए होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा z-2i/3 इज लेस देन 1/3। तो ये किस पे लाई करेगा, तो रियल लाइन पर जब रीजन देखेंगे तो ये -1/3 से 1/3 के बीच में रीजन मिलेगा इस तरह। ठीक है, सेंटर इसका जरूर ऊपर की तरफ। क्लियर है सभी को। सर ये आरओसी निकालने के बाद क्या किए हैं? कौन सा, ये तो मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। एक्स एक्स की पूछा है ना, उन्होंने एक्स की वैल्यू पर पूछा है, वाई की वैल्यू पर नहीं पूछा है, एक्स प्लस समथिंग ऐसे, एक्स प्लस, और ये 2/3 क्या है, वाई का पॉइंट है। कार्टिजन प्लेन में एक्स प्लस आई वाई क्या मतलब होता है, ये एक्स कॉमा वाई ये कार्टिजन प्लेन का पॉइंट ही तो हाँ होता है। सर, x, 2/3 लिखा है ये।
हाँ 2/3 लिखा है, क्यों? तो 2/3 कहाँ मिलेगा आपको? तो 2/3 हमें यही पॉइंट मिलेगा, ये 1/3, ये 2/3 है, और ये आई है। तो ये लाइन होगी हमारी एक्स की, ठीक है। एक्स की, एक्स कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है? बस यहीं से मूव कर रहा है, -1/3 से 1/3 तक, ठीक है मीमांसा जी। हाँ सर ठीक। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन से तो थोड़ा जल्दी हो गए, 12 क्वेश्चन तक हो गए करीब। बाकी आप लोग देखिएगा, कुछ और लगे आपको तो कल कुछ बचे हुए क्वेश्चन पार्ट बी के करने के बाद पार्ट सी के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।